प्रिज्म। अब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे आ गए हैं। नहीं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो आगे है, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप ये सब जब करेंगे तो। प्रिज्म, प्रिज्म क्या है? ग्लास का ट्रायंगुलर बॉक्स। ट्रायंगुलर शेप का होता है, ऐसा ही ना? ट्रायंगल ऊपर और नीचे स्क्वायर। ये वाली सरफेस ऐसे ये स्क्वायर होगी इस तरह का ना। ऐसे ही ना, ये कहलाता है बेस। ठीक है। ठीक, ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक ये वाली और एक ये वाली। ये क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस सरफेसेस, ठीक ना? इन दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच की जो एंगल होती है उसे हम कहते हैं एपेक्स एंगल। ये क्या कहलाएगी? एपेक्स एंगल। एपेक्स एंगल, और इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म, क्लियर ना? अब ये जरूरी नहीं है एपेक्स एंगल हमेशा यही हो, वो डिपेंड करती है कि रिफ्रैक्शन किन सरफेसेस के बीच में हुई है। जैसे मान के चलो ये हो गई प्रिज्म, ठीक ना? ये हो गई प्रिज्म। ये 2D बना रहा हूं सामने से बस। हाँ ठीक ना? अब मान के चलो रे ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ठीक ना? ऐसे गई, ठीक ना? तो ये रे का रिफ्रैक्शन इन दोनों सरफेसेस के बीच में है ना। तो ये एपेक्स एंगल हो गया। तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में, तो ये एपेक्स एंगल कहलाएगी, ठीक ना? अब अगर मान के चलो रे ऐसे गई, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ऊपर वाला एपेक्स एंगल, तो ये एपेक्स एंगल होगी। अगर रे ऐसे गई, ऐसे, ऐसे, तो ये एपेक्स एंगल। तो इस रे के लिए ये एपेक्स एंगल, इस वाली रे के लिए ये एपेक्स एंगल, इस वाली रे के लिए ये एपेक्स एंगल। ठीक है। जरूरी नहीं है कि प्रिज्म हमेशा ट्रायंगुलर ही हो। प्रिज्म के लिए जो है ना, एक बेसिक नीड जो है, बेसिक नीड जो है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होनी चाहिए, दो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक दूसरे से कुछ एंगल पे होनी चाहिए, ठीक ना? प्रिज्म के लिए दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक दूसरे से कुछ एंगल पे होनी चाहिए। बेसिक नीड यही है। अब अगर इस प्रिज्म को मैं यहां से तोड़ भी दूं ना, बीच से ऐसे तोड़ दूं, तो इसमें प्रिज्म में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्रिज्म तब भी है। यहां से तोड़ दूं तो, ठीक ना? प्रिज्म के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? दो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक दूसरे से कुछ एंगल पे हो, ठीक ना? तो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक कॉन्सेप्ट है, प्रिज्म कोई डिवाइस नहीं है। अब जैसे मान के चलो एक पेंटागन ले लेता हूं मैं, पेंटागन जैसा ग्लास ले लिया, ये और ये, ठीक ना? ये हो गया। अब देखो, एक मिनट इधर देख लो। अब अगर इस पे मैं रेस ऐसे डालता हूं, तो ये एपेक्स एंगल ना इस वाली रे के लिए। हाँ, तो जो भी एंगल पे वो हो रहा। अब अगर रे को मैं ऐसे डालूं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो इसके लिए एपेक्स एंगल कौन सी? इस वाली रे के लिए। तो इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच का, इसे पीछे बढ़ा के लेके जाओ, इसे भी जाए दूसरे को कट कर दे। अब इस वाली रे के लिए ये एपेक्स एंगल होगी, ठीक ना? अब अगर मान के चलो एक रे ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे गई, तो ये एपेक्स एंगल ना इस वाली रे के लिए ये एपेक्स एंगल। हाँ ठीक, समझ गया एपेक्स एंगल, क्लियर ना? अब अगर रे यहां से यहां जाए और ऐसे जाए, तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों को पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा, और जहां पे भी आए वो एपेक्स एंगल। ये दोनों बराबर ही, तो इतना करने की क्या जरूरत है? क्लियर नहीं? इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखो डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म, ये क्लियर ना? प्रिज्म कोई डिवाइस नहीं है। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म इज अ
कॉन्सेप्ट। रिफ्रैक्टिव सर्विस को रखने का तरीका है ये। हाँ, प्रिज्म के लिए जो मिनिमम बेसिक नीड जो है, दो आपने क्या रिफ्रैक्टिंग, बोला? डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म। बेसिक नीड क्या है? दो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक दूसरे से सम एंगल पे होनी चाहिए। क्या लिया ना? नेक्स्ट, डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म। तो सबसे पहले तो प्रिज्म बनाते हैं। डायग्राम देख के थोड़ा मजा आने वाला है, आप पता नहीं बनाओगे नहीं बनाओगे, ठीक ना? ये होगी प्रिज्म, ठीक। अब देखो, इस पे हमने ये एक रे डाल दी, ठीक। ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक ना? तो ये रे, इस रे को जाना कैसे था? ऐसे ना, ऐसे, लेकिन ऐसे तो नहीं जाएगी, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये एन एन डैश क्या है? नॉर्मल है, तो ये रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी ऐसे, क्लियर? अब ये इस वाली सरफेस का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसे मान लेता हूं मैं कुछ R1। अब देखो, और अपने पाथ से जो ये डेविएट हुई उसे मैं नाम दे देता हूं डेल्टा 1, ठीक ना? पहला डेविएशन है डेल्टा 1 क्लॉकवाइज। अब रह गई इस वाली सरफेस पे। अब यहाँ पे भी हमें सबसे पहले क्या करना है? नॉर्मल बना दे, नॉर्मल ड्रॉ करना है, ऐसे ही ना। इस एंगल को कुछ नाम दिया हमने R2, ठीक ना? इस रे को जाना कैसे था? ऐसे ना। अब ये जाएगी कैसे? थोड़ा सा इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल ना। इसका नॉर्मल ये है M डैश, ठीक है। इसे पॉइंट को नाम देते E, ठीक। तो ये क्या कहलाएगी? एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक ना? और ये क्या है हमारी? एपेक्स एंगल, एपेक्स एंगल, ए BC, सॉरी, ये क्लियर ना? अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, इस रे की डेविएशन ये ना डेल्टा 2, इसे अगर मैं पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाऊं तो ये भी डेल्टा 2 ना, ऐसा ही ना? तो ये कितनी होगी? डेल्टा नेट, ठीक ना? एक्टेरियल एंगल थ्योरम लगा दो तो डेल्टा नेट इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। और अगर आप वैसे देख लो तो ये भी क्लॉकवाइज घूमी है और ये भी क्लॉकवाइज घूमी है। अगर दोनों ही क्लॉकवाइज है तो डेल्टा नेट कितनी? डेल्टा 1 प्लस ऐड हो जाएगा डेल्टा 2, है ना? अगर दोनों ही क्लॉकवाइज घूमी है तो डेल्टा नेट इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ठीक। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं डेल्टा नेट कितनी आगे। सर जाएंगे तो फिर मैं गेट नहीं लाऊंगा, ठीक है? सर जाएंगे तो मैं गेट नहीं लाऊंगा, आप तो पाएंगे आराम से। डेल्टा नेट इक्वल टू डेल्टा डेल्टा नेट इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस 2, डेल्टा 2, ठीक ना? अब देखो, डेल्टा नेट इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अगर मैं पहले वाले सरफेस की अगर मैं बात करूं तो I इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस R1 हो जाएगा ना, पहले वाले सरफेस पे। मतलब ऐसा हो जाएगा ना, डेल्टा 1 प्लस R1 इक्वल टू I, ठीक। तो डेल्टा 1 कितना? I I माइनस R1। R1। और दूसरे वाले सरफेस की बात करते हैं तो डेल्टा 2, तो हम क्या लिखेंगे? I माइनस R2, डेल्टा 2 प्लस R2 इक्वल टू E, E माइनस R2 सर। तो डेल्टा 2 कितना? E माइनस R2, E माइनस R2, ये 1 ये 2, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों ही क्लॉकवाइज है, दोनों वैल्यू वहां रख दो। तो E प्लस I माइनस R1 माइनस R2, क्या हो जाएगा? E प्लस I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, क्या हो जाएगा? I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, ठीक ना? ये इक्वेशन 3 नाम दे दो, ठीक ना? अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब यहाँ पे ना कुछ मार्क कर देते कुछ चीजें। ये मान के चलो ये तो नॉर्मल ना, इसे नाम देते P, ये हो गया हमारा Q, ये हो गया हमारा R, ये हमारा हो गया S, ठीक ना? ये AD जो भी। अब देखो, अब ये क्वाड्रिलेटरल देखो, इन क्वाड्रिलेटरल AQERA, क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल कितना?
360 क्वाड्री लेटरल लेटरल AQERA तो दो तो 90 टोटल already एंगल है। ये 90 ये भी 90 ना, हाँ तो E और A बचे 90 प्लस 90 A प्लस 90 प्लस प्लस E 90 प्लस 90 इक्वल टू 360 ना, हम्म तो A प्लस E इक्वल टू कितना 180 डिग्री 180 डिग्री। ठीक है ना, इसे इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं। अब ठीक है ना, अब इन ट्राइंगल ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल QER टोटल एंगल R1 ट्राइंगल प्लस का R2 180 डिग्री R1 प्लस R2 प्लस E इज इक्वल इक्वल टू टू 180 180 डिग्री। दोनों ही 180 है ना, हाँ 4 और 5 को आपस में इक्वेट कर दो, तो A इज इक्वेट इक्वल्स करने के टू बाद आ जाएगा A प्लस E इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस E। ये आ जाएगा ना A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 हाँ, A इक्वल टू R1 प्लस R2 R2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब इस A की वैल्यू R1 प्लस R2 की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, तो डेल्टा नेट क्या आ जाएगी, डेल्टा नेट इक्वल टू I I plus E minus A। E। क्लियर ना, ये बोर्ड में ये रिलेशन पूछा जा चुका है एक दो बार, ठीक ना, डेल्टा नेट इक्वल टू I प्लस E माइनस A। क्लियर ना। नहीं बना रहा। हो गया। नेक्स्ट लिखो इसमें केस फॉर मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन कराना हो मिनिमम डेविएशन भी है, फिर मैक्सिमम डेविएशन भी है, फिर एक तो अगर मिनिमम डेविएशन कराना हो तो हम A छोटा रखेंगे और I बड़ा मिनिमम रखेंगे। डेविएशन के लिए ये वाली जो रे है ना, इसे इस बेस BC के पैरेलल कर दो। ठीक है। जिस टाइम में ये रे इस बेस BC के पैरेलल होगी ना, उसी समय मिनिमम डेविएशन मिलती है हमें, ठीक ना। क्योंकि R1 प्लस R2 जो हमारा होगा वो B और C के इक्वल हो जाएगा, इसलिए नहीं R1 और R2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, E और I दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऐसा होता है मिनिमम डेविएशन के लिए, ठीक ना। मिनिमम डेविएशन के लिए बेसिक नीड जो है ये वाली रे बेस के पैरेलल हो जानी चाहिए, ठीक ना। क्या मिटा दो इसे, बता दीजिए। अब देखो मिटाई देता हूँ। अच्छा कल फ्राइडे ही है ना, मुझे लगा सैटरडे है, तो कल स्कूल नहीं जाता मैं। अब देखो मिनिमम डेविएशन में क्या होना चाहिए कि ये जो अंदर जो रे के अंदर जो रे थी प्रिज्म के, ये A ये B ये C, ये वाली रे क्या होनी चाहिए, बेस के पैरेलल, ऐसा ही ना। इस टाइम पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी वही एंगल ऑफ इमरजेंसी भी होगी। ये एंगल अगर R1 होगी तो ये R2, और इसमें मजे की बात है I इक्वल टू E होता है और R1 इक्वल टू R2 होता है, ठीक ना। मिनिमम डेविएशन के लिए यही होता है, और इस टाइम में जो डेविएशन जो होगी वो डेविएशन कितनी, डेल्टा मिनिमम, ठीक ना। तो हमने क्या लिखा, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन, ठीक ना। I इक्वल टू ई R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, ठीक ना। उसके बाद ये दोनों चीजें लिख लो, ठीक ना। अब पुरानी जो इक्वेशन थी, डेल्टा नेट की जगह हो जाएगा डेल्टा मिनिमम, E की जगह हो जाएगा I माइनस A, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस A इक्वल टू 2I, तो I इक्वल टू कितना
डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, ये क्लियर ना। अब देखो दूसरे रिलेशन लगाते हैं हम, क्या करें यहाँ पे लगाते हैं, मान के चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म n और एयर मान लेते हैं, तो ये हो गई 1, ठीक ना। तो मैं क्या लिखूंगा 1 × sin i इक्वल टू, एक मिनट पहले तो r निकाल लेते हैं, ये r निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो हमारे पास एक रिलेशन है ना, a = r1 + r2, तो a = क्या हो जाएगा r + r, तो r = कितना A/2, r = A/2, ठीक है। यहाँ पे इसने इसमें अप्लाई करो 1 × sin i इक्वल टू n × sin r, तो ये क्या हो जाएगा n = sin i / sin r, ऐसा ही ना। sin i की वैल्यू कितनी, डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 अपॉन साइन r की वैल्यू कितनी A/2, हो गया। क्या है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है डेल्टा मिनिमम के केस में, ठीक ना। n क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। जनरली जो होता है अगर मैं सराउंडिंग चेंज कर देता हूं तो क्या होगा, जनरल वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 अपॉन साइन A/2, ये रियल फॉर्मूला होता है। मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होना चाहिए, रे अंदर जो प्रिज्म के अंदर जो है वो बेस के पैरेलल होनी चाहिए, उसी समय मिनिमम डेविएशन मिलेगी हमें। मिनिमम डेविएशन पे I = E और R1 = R2 = R, ठीक ना। I और R निकाल लो, इससे हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम डेविएशन पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं। मिटा दो इसे, हो गया ना। नेक्स्ट लिखो कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन। कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन मिटा दो ना इसे। कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन हो गया। कोई नहीं, बस थिन प्रिज्म तक कर लो, फिर कल कराता हूँ उसके। कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, प्रिज्म कहाँ है, क्या इसके बाद ही है। इसमें डायग्राम ये सब इतने हैं ना, बच्चे परेशान हो जाते थोड़ा, तो कुछ बच्चे शुरू में। कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन, हम डेल्टा मैक्स चाहते हैं ना, तो डेल्टा मैक्स के लिए देखो दो कंडीशन है। या तो आप रे को ना ग्रेजिंग इंसिडेंस करा दो। ठीक। ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब बिल्कुल मैक्स एंगल पे भेजो। हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस लगभग 90 हो, ठीक ना। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस। अब ये कुछ रे ऐसे ही गई, ठीक ना, और फिर ऐसे ही गई, तो इस रे को जाना कैसे था, ऐसे ही ना। तो ये क्या होगी, डेल्टा मैक्स ना। तो या तो आप ग्रेजिंग इंसिडेंस करा दो तो भी डेल्टा मैक्सिमम होगी, या दूसरी ग्रेजिंग इमरजेंस करा दो, दोनों पे ही डेल्टा। क्या करा दो, ग्रेजिंग इमरजेंस। ठीक ना। ये कुछ गलत कर दिया क्या, नहीं, एक मिनट, डेल्टा मैक्सिमम ये गलत हो गया। या तो ग्रेजिंग इमरजेंस करा दो, ठीक ना। तो ग्रेजिंग इमरजेंसी ले लेते कोई सा भी एंगल, इसमें कौन से बाउंडेशन है। जैसे कहीं ना रे, इस रे को जाना कैसे था, ऐसे ना। तो ये डेल्टा मैक्स, डेल्टा मैक्स दो केसेस में होगा। या तो इमरजेंसी ग्रेजिंग हो, एंगल ऑफ इमरजेंसी ग्रेजिंग हो, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेजिंग, मतलब 90 हो दोनों, ठीक ना। तो इन दोनों केस में क्या होगा, डेल्टा मैक्स होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक ना। नेक्स्ट लिखो थिन प्रिज्म, ये क्लियर था। थिन प्रिज्म मतलब
तो पतला प्रिज्म जिसके लिए एंगल ऑफ जो एपेक्स एंगल जो है ना वो लेस देन 10 डिग्री होनी चाहिए, उसी को हम कहते हैं थिन प्रिज्म। वो कैसे होगा? अभी बताता हूँ इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कर रहा हूँ, डेल्टा मिनिमम वगैरह सब कुछ छोटे छोटे हो जाएंगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, तो अगर आपने एक एंगल कम कर दिया 10 डिग्री हाँ। कर दिया तो बाकी एंगल तो बढ़ जाएंगे। थिन प्रिज्म अभी देखो ना, थिन प्रिज्म ना, थिन प्रिज्म के लिए क्या होगा, थिन प्रिज्म के लिए एपेक्स एंगल इज लेस देन 10 डिग्री होनी चाहिए हमेशा, ठीक ना। अब देखो आई की वैल्यू क्या थी, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2। यार डेल्टा मिनिमम इसमें ना बहुत कम डेविएशन होता है, 3-4 डिग्री का डेविएशन होगा, क्या वो भी लेस है ना, ऊपर से उसका आधा और कर दो तो एक में मतलब 5-6 डिग्री के आसपास आएगी, तो एंगल बहुत छोटे ना। और एंगल अगर बहुत छोटे हो तो क्या करते हैं, साइन को सीधा एंगल के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक ना। और अगर आर की बात करूं तो वो तो a/2 ना, तो 10 से कम है, 5 से भी कम हो जाएगी, तो मैं ऐसे में क्या लिखूंगा, साइन आई, या साइन आई नहीं, साइन डेल्टा मिनिमम थिन प्रिज्म के लिए क्या लिखूंगा, डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 इज नियरली इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। और साइन a/2 के लिए क्या लिखूंगा, साइन a/2 इज नियरली इक्वल टू a/2। क्लियर ना। ए कितना बड़ा, अच्छा ए तो 10 ए भी तो बहुत छोटा है ना, 10 डिग्री से कम है, ठीक है चलिए। ठीक ना। थिन प्रिज्म की कहानी हो गई, तो फिर हम क्या लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन a/2। 2 से 2 निपटा दो, ए को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, Na पी हटाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म Na इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए, तो डेल्टा मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम इक्वल टू Na माइनस ए, एन ए माइनस ए, ए को कॉमन ले लो तो n माइनस 1 इंटू ए, तो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू n-1 n माइनस 1 इंटू ए हो गया। ये थिन प्रिज्म के लिए हो गया। और मैक्स भी ऐसे ही, मैक्स का कोई रिलेशन नहीं, बस वो पता होना चाहिए इंसिडेंस भी ग्रेजिंग हो और एमरजेंस भी ग्रेजिंग हो। क्या ये क्लियर ना। नेक्स्ट लिखो ग्राफ, ग्राफ नहीं अच्छे लगते, ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन बिटवीन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये बता दो, ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस, ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड आई, ठीक ना। एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच की ग्राफ देखो। सबसे पहले सरफेस की बात करते हैं, ठीक ना। आई ना, और ये रे ऐसे गई, ये R1, यहाँ पे ये R2, और ये E रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। तो पहले वाले सरफेस पे बताओ क्या लिखूंगा, पहले वाले सरफेस अगर मैं इसे नाम देता हूँ ABC, तो AB वाले सरफेस पे मैं क्या लिखूंगा, NS इंटू साइन आई, NS इंटू साइन आई इज इक्वल टू NP इंटू साइन आर, साइन R1। तो साइन R1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन R1 इज इक्वल NS upon टू NS अपॉन NP साइन आई, साइन आई, तो R1 इक्वल टू R1 is equals to sin Sin inverse inverse of NS upon NP sin I इंटू साइन आई, हम्म ठीक ना। हम्म क्या क्लियर ना। अब दूसरे वाले सरफेस पे पहुंचते हैं, दूसरे वाले सरफेस के लिए हम क्या लिखेंगे, ये तो सरफेस AB की बात कर रहे हैं, अब AC पे आ जाते हैं। तो sin E AC पे क्या हो जाएगा, sin E is equal NP इंटू साइन आई टू NS sin इक्वल टू NS इंटू साइन ई, हाँ ऐसा ही ना। बेसिकली मुझे ना E को चेंज करना है, क्योंकि डेल्टा की अगर मैं रिलेशन देखूं डेल्टा नेट, तो क्या था I प्लस E माइनस A, तो ये बस थोड़ा अलग है, उसे थोड़ा चेंज करना है, ठीक है ना। I A इन सब टर्म में ले आना, क्लियर ना। अब देखो R2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, R2 is equals to NP अपॉन NP upon NS sin R2 by
साइन R2 इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं A माइनस R1 लिख सकता हूँ, A इक्वल टू R1 प्लस R2 ना, A इक्वल टू R1 प्लस R2 R2, तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A माइनस R1 लिख सकते हैं। इक्वल टू साइन ए। तो इसे अगर मैं और लिखना चाहूँ तो E इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ NP बाय NS साइन A माइनस NP R1 बाय NS इनटू साइन A माइनस R1 A माइनस R1 की वैल्यू कितनी, R1 की वैल्यू Sin साइन inverse इनवर्स NS बाय by NP NP into sin I। साइन I। ऐसा ही ना, हम्म ऐसा। हम्म तो मैं डेल्टा क्या लिखूंगा, यहाँ पे E की वैल्यू रख दो, डेल्टा नेट इक्वल टू I प्लस साइन इनवर्स ऑफ NP अपॉन NS, NP अपॉन NS इंटू साइन साइन A माइनस साइन इनवर्स ऑफ NS अपॉन NP इंटू साइन I माइनस A। अभी कौन सी इक्वेशन है हमें थोड़ा ही बताए, पैराबोला है, हाइपरबोला है, क्या है, एलिप्स पर है, आती कैसे है? ठीक ना। अब इसमें अब ये ग्राफ खींचना बहुत मुश्किल काम है। अब इस मुश्किल काम को साइंटिस्ट लोग थोड़े सनकी टाइप होते हैं, वो तो कुछ तो कर ही सकते हैं। तो किसी ने बहुत दिमाग लगाया और उसने क्या करा, डेल्टा और आई के बीच का ग्राफ ही बना दिया। अब देखो ग्राफ कुछ ऐसा है, ये डेल्टा ये है, ठीक ना। अब देखो ऐसा ग्राफ है, उधर थोड़ा कम झुका, मतलब ऐसा है ना, धीरे धीरे अब ऊपर की तरफ बढ़ रही है, यहाँ पे अचानक से नीचे गिरी। ये कौन सा केस है, ये डेल्टा मिनिमम, यहाँ पे डेल्टा मिनिमम है ना, यहाँ पे डेल्टा मिनिमम है। तो इस समय आई इक्वल टू ई, ठीक ना। अब देखो, अब ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट सेम लाइन पे होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक। अब देखो ये डेल्टा मैक्स हो गया, यहाँ पे एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगी पाई बाय 2, और यहाँ पे हो जाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस पाई बाय 2, क्योंकि डेल्टा मैक्सिमम कब होती है, या तो इमरजेंस वो हो या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस पाई बाय 2 हो। क्लियर ना। अब देखो ये वाली डिस्टेंस अगर मैं इसे नाम देता हूँ x1 और इसे दे देता हूँ x2, तो यहाँ पे क्या होगा, x2 इज ग्रेटर देन x1। क्लियर ना। ठीक। उधर का झुकाव थोड़ा ज्यादा है, ठीक ना, वो धीरे गिरा जल्दी से पर उठने में टाइम लगाया, ठीक ना। ये क्लियर था। तो इस तरह का ग्राफ होता है ये कोई पैराबोला कुछ नहीं है, वो जैसा ही बन गई, ठीक ना। ग्राफ ऐसी आई थी, ये ध्यान रखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये खत्म, ठीक ना। प्रिज्म ये चक्कर, ठीक है, हो गया मेरा भी। कोई दिक्कत इसमें नहीं, दिमाग खराब हो गया क्या इतनी देर में। मतलब हाँ, ये सब कैसे, मतलब याद करने कैसे वाली बातें हैं ये? याद करने वाली बात नहीं, इस पे जो क्वेश्चन आएगा वो कल कराऊंगा, सिंपल सी। तो ये सब याद करने सोचते हैं ना, ये लंबा सा NP बाय NS साइन है, ये समझना है। मैंने बता दिया, वैसे ये सब याद करने की जरूरत थोड़ा, ये क्या किया मैंने, कुछ खास थोड़ा ही किया है। पहले सरफेस पे लगा दिया स्नेल्स लॉ, फिर दूसरे सरफेस पे लगा दिया, R2 की जगह माइनस R1 रख दिया, R1 तो पहले निकाल चुका, तो वही यहाँ पुट कर देना है। हाँ वो तो ठीक है, कुछ खास थोड़ा ही है। और ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है, ये इक्वल नहीं होता, ठीक ना, इक्वल दोनों तरफ नहीं होता, इधर थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक ना। अब इसके क्वेश्चन कैसे होंगे ये सब मैं कल कराऊंगा।